यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स होते हैं या फिर मॉनेटरी कंपनसेशंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स एलिजिबल होंगे कि अगर मान लीजिए उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो रीएम्बर्समेंट किया जा सके जो पैसे उनके लॉस हुए हैं वो। की फीचर्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पे आउट फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो कैप रखा गया है और ये चीज़ रखी गई है कि अगर लॉस 50,000 से ज़्यादा का हुआ तो फिर कोई रीएम्बर्समेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो है 2 पॉइंट्स को भी डिफाइन किया गया है। फर्स्ट तो कस्टमर को किया गया है और सेकंड बैंक नेग्लिजेंस को किया गया है, उसको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन रखी गई है, वो है 1930 जो नंबर रखा गया है। लिमिटेड कस्टमर लायबिलिटी, ये क्या होता है और आरबीआई ने क्या न्यू रेगुलेशंस लाए हैं जिससे कि डिजिटल फ्रॉड से किसी भी कस्टमर को बचाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का, वेलकम बैक टू प्रेप हेल्प एंड योर नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, 1 जनवरी 2027 से एक 1 ईयर का पायलट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क शुरू होने वाला है, जो बेसिकली क्या करेगा कि जो कस्टमर की लायबिलिटी होती है डिजिटल ट्रांजेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा या उसको लिमिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स होते हैं या फिर मॉनेटरी कंपनसेशंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उन विक्टिम्स के लिए जो स्मॉल वैल्यू फ्रॉड्स के आगे फंस गए हैं और उनके पैसों का लॉस हुआ है, ठीक है। अगर ये देखें कि किस तरीके का है, तो ये एक रेगुलेटरी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो बैंक कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करता है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड से। और ये 2017 का जो आरबीआई का सर्कुलर था, आप ये समझ सकते हैं कि ये उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिससे कि अनऑथोराइज्ड जो हैकिंग होती है उससे प्रोटेक्ट किया जाएगा कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न मैकेनिज्म बनाया गया है, इसके अंदर बेसिकली फ्रॉडलेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शंस जो होते हैं उनको एज अ लीगल कंसेप्ट लेके चला जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स एलिजिबल होंगे कि अगर मान लीजिए उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो रीएम्बर्समेंट किया जा सके जो पैसे उनके लॉस हुए हैं वो उसके, ठीक है। रेगुलेटर कौन है? तो यहाँ पे आरबीआई रेगुलेटर बन के रहेगा। और अगर एम को देखा जाए तो यहाँ पे मॉडर्न डिजिटल स्कैम्स के जो विक्टिम है उनको इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करना है, ठीक है। और ये इकोनॉमी जो फ्रॉड्स है वो किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया, फिशिंग हो गई, उसके साथ फ्रॉड स्टोलन ओटीपीज जो हो गए कि आपसे कोई भी ओटीपी पूछ लेता है और फिर आपका बैंक ट्रांजैक्शन हो जाता है और आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है, तो इसका और उसके साथ क्या है कि जैसे कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, अब वो बैंक्स के ऊपर डाला जाएगा कि उन्हें प्रूफ करना होगा कि किस तरीके से जो है वो कस्टमर नेग्लिजेंस की वजह से ये लॉस हुआ, जबकि क्या होता था अब तक ऑटोमेटिकली बैंक से दिखा देते कि नहीं कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसको भी रखा जाएगा। की फीचर्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पे आउट फॉर्मूला। पे आउट फॉर्मूला में क्या होता है कि जो स्कैम का लॉस है उसको 2 कैटेगरी के अंदर रखा गया है, 50,000 कैटेगरी के अंदर एंड 25,000 कैटेगरी के अंदर। इसमें क्या है बेसिकली, अगर हम इसका ब्रेक पॉइंट का रखते हैं और ये जो मैक्सिमम अमाउंट कैप किया गया है कि कितना रीएम्बर्स किया जाएगा वो 25,000 रखा गया है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि मान लीजिए 29,412 रुपीज़ से अगर कम का होता है लॉस तो 85% जो अमाउंट होगा, मीन्स का इसका 29,412 का 85% जो होगा वो रीएम्बर्स कर दिया जाएगा कस्टमर को। बट अगर मान लीजिए लॉस 29,412 से 50,000 के बीच में है तो जो मैक्सिमम रीएम्बर्समेंट किया जाएगा वो 25,000 रुपीज़ का किया जाएगा। मतलब ये समझिए कि 50%, जस्ट एक सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो यहाँ पे जो कैप रखा गया है और ये चीज़ रखी गई है कि अगर लॉस 50,000 से ज़्यादा का हुआ तो फिर कोई रीएम्बर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि ये अमाउंट रखा गया है कि 50,000 रुपीज़ पे कैप लगा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो कस्टमर की लाइफ टाइम में सिर्फ एक वाली ये रीइंबर्समेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बार बार वो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से फ्रॉड हो रहा है उसके साथ और फिर उसको रीइंबर्समेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे एक और अगर हम जॉइंट अकाउंट्स की बात करते हैं तो जॉइंट अकाउंट्स में जो सिर्फ एक होल्डर है वो क्लेम कर सकता है इसके लिए। और फिर 3 वे कॉस्ट शेयरिंग मॉडल यहाँ पे लाया गया है, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि जो कस्टमर का बैंक है सारा बर्डन उसके ऊपर नहीं जाएगा। जो 70% शेयर होगा वो आरबीआई का होगा। फिर जो रेमिटर बैंक है, मतलब कस्टमर का जो बैंक है, वो हाफ रिमेनिंग बैलेंस को रखेगा, मतलब 75% के बाद जो बच जाएगा। और फिर बेनिफिशियरी मतलब जो रिसीवर का बैंक है हाफ उसके ऊपर होगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि जो क्रॉस बॉर्डर स्कैम हो रहा है तो उस टाइम पे जो रेमिटर का बैंक है वो ही पूरा जो शेयर होगा 75% से अलग उसको कवर करेगा। यहाँ पे जो है 2 पॉइंट्स को भी डिफाइन किया गया है। फर्स्ट तो कस्टमर को किया गया है और सेकंड बैंक नेग्लिजेंस को किया गया है। तो जो कस्टमर नेग्लिजेंस है उसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए
कोई कस्टमर है वो इनएलिजिबल कब हो जाएगा कंपनसेशन, अगर मान लीजिए कि एक सिक्योरिटी अलर्ट्स जा रहे हैं और वो उसको इग्नोर कर रहा है और डायरेक्टली सिक्योरिटी अलर्ट्स जो है जो उनके फ़ोन नंबर से लिंक है और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे जो है वो कस्टमर का नेग्लिजेंस होगा। और अगर बैंक का नेग्लिजेंस कब देखा जाता है कि मान लीजिए कि अगर कोई बैंक है वो फेल हो रहा है कि वो ट्रांजेक्शन अलर्ट्स जो मैंडेटरी होते हैं वो भेज ही नहीं रहा है, ठीक है, या फिर 24/7 फ्रॉड रिपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं है, तो उस टाइम पे जो है ये माना जाएगा कि बैंक ने नेग्लिजेंस किया है। फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी ब्रीच की बात की गई है, उसमें बेसिकली ये कहा है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी लीक होता है तो उसमें कस्टमर लाइबल नहीं होगा किसी भी तरीके से। इसमें मतलब सिक्योरिटी वो क्या कि अगर मान लीजिए जो पेमेंट गेटवेज है उनकी वजह से कोई हो गया, वहाँ पे सही से वर्क नहीं हुआ, या फिर जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है उसकी तरफ से गलती है, तो उस केस में कस्टमर को लाइबल नहीं किया जाएगा। मैंडेटरी टाइमलाइंस और ग्रीवेंस ट्रैक्स जो रखे गए हैं वो ये रखे गए हैं, 5 डेज़ का रिपोर्टिंग रूल रखा गया है कि फ्रॉड होता है उसके 5 डेज़ के अंदर ही जो कस्टमर है उसको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन रखी गई है, वो है 1930 जो नंबर रखा गया है। फिर यहाँ पे रेजोल्यूशन टर्न अराउंड की अगर बात करते हैं तो बैंक्स जो है उनको जो डोमेस्टिक डिजिटल फ्रॉड का केस है उसको 45 डेज़ कैलेंडर डेज़ के अंदर रिजोल्व करना है, और अगर मान लीजिए इंटरनेशनल होता है या फिर क्रॉस बॉर्डर होता है तो उसको 60 डेज़ के अंदर रखना है कंप्लीट। फिर क्रेडिट कार्ड शेडो रिवर्सल भी यहाँ पे रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर क्रेडिट कार्ड के केस में फ्रॉड होता है तो उस टाइम पे 5 कैलेंडर डेज़ के अंदर ही इसको पूरा रिजोल्व करना होगा, ठीक है। और उसके साथ 500 अलर्ट रूल लाया गया है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि बैंक्स को इंस्टेंटली एक कोस्ट फ्री SMS अलर्ट जो है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का जो 500 रुपये से ज़्यादा के हो रहे हैं वो उसी टाइम पे कस्टमर को भेजने होंगे। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, नॉर्मल मैसेज आपके पास आएगा अगर 500 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आपके जो बैंक अकाउंट है उससे हुई है। तो ये पूरा RBI का फ्रेमवर्क है डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और UPSC कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके। थैंक यू सो मच।